नमस्कार, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। कुछ ही देर में हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान जुड़ेंगे। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालवी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और एनएवी इन्वेस्टमेंट्स के आशीष बहेती भी हमारे साथ हैं। और थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे NISM के कुंज बंसल। लेकिन इस एक बार मार्केट पर एक चेक ले लेते हैं और देखते हैं कि इस समय कहाँ है निफ्टी। 103 पॉइंट नीचे है अब निफ्टी और 3-4 स्टॉक्स हैं जो मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं और उसका एक क्लियरली एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी तो खैर वीक है ही, लेकिन आज ज़्यादा प्रेशर मार्केट में आ रहा है TCS, HUL, लार्सन एंड ट्यूब्रो और HDFC ट्विंस की वजह से। TCS में खासतौर से एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिल रहा है जो IT स्टॉक्स के एकदम उलट है। वैसे IT स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं लेकिन TCS थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा आज ऑटोज़ में थोड़ी सी डिक्लाइन है। आयशर मोटर्स टॉप लूजर इनफैक्ट निफ्टी का 2.5% नीचे है। बजाज ऑटो भी 1.5% नीचे है और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी करीब 1.5% नीचे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप एक सेलिंग प्रेशर इस समय देख रहे हैं। उसके अलावा अपसाइड पर ONGC और अपोलो हॉस्पिटल्स हैं। टॉप गेनर्स में इस समय अगर आप देखेंगे तो नोट करेंगे कुछ जो न्यू एज स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी खासी बाइंग। PTM हो गया जैसे, उसमें बाइंग है। PB फिनटेक अब हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा नीचे हुआ है, थोड़ा सा हल्का हुआ है PB फिनटेक जहाँ खुला था वहाँ से। लेकिन अभी भी 2% का मूव यहाँ पर। और थोड़े PSU बैंकों में एक चर्न दिख रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक यहाँ पर एक बाइंग है, ये करीब 12% ऊपर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करीब 3% का मूव है। बंधन बैंक, प्राइवेट बैंकों में बंधन बैंक अच्छा करता हुआ यहाँ पर एक मूव है। और रिफाइनिंग स्टॉक्स में MRPL ये एक स्टॉक है जहाँ पर आप बाइंग देख रहे हैं। कुछ F&O के स्टॉक्स बता देते हैं आपको जहाँ पर तेजी है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सुबह से टॉप गेनर बना हुआ है 4.5%। सुबह इस पर कॉल दी गई थी आपको, दोनों टारगेट्स मीट हुए थे। L&T टेक सर्विसेज कल इसको पे कॉल दी गई थी, सारे टारगेट्स मीट हुए और ज़बरदस्त तरीके से मीट हुए। उसके अलावा पॉलीकैब, एस्ट्रल ये भी कुछ स्टॉक्स हैं। एस्ट्रल पर भी आपको कॉल दी गई थी, ये भी एक अच्छा मूव दिखाता हुआ। ICICI लॉम्बार्ड इसके सारे टारगेट्स मीट होते हुए। कोफोज में भी एक अच्छा खासा मूव। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक आप तेज़ी देख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, फ्रेश ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पालवे जी, कुछ फ्रेश स्पॉट किया आपने मार्केट में? अनुज जी, देखें तो पिछले कुछ मिनटों में हम देखें तो सीमेंट स्पैक में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और उसमें लगता है हमें डालमिया भारत पे फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखे वीकली डेली सेटअप पे, और आज भी ओपनिंग के बाद से बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो डालमिया भारत फ्यूचर हमें लगता है बाई किया जा सकता है। 1936 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 1985 से लेके 2000 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो डालमिया भारत फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1905 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखा है पिछले कुछ दिनों में और आज वापस से स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट ओपनिंग से ही बनते हुए दिखा है। वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो अब ये प्रीवियस वीक के हाई को अब यहाँ पे निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में जो एक अप ट्रेंड कंटिन्यू है, आज भी यहाँ पे जो एक्शन बना है ये स्टॉक प्रीवियस वीक के हाई को सरपास करते हुए दिखना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 4940 से लेके 4960 तक के। स्टॉप लॉस रेटिंग है करीब 4810 के आसपास। ठीक है, तो ये इस समय एक मूव आता हुआ अपोलो हॉस्पिटल्स और डालमिया भारत, ये दो इस समय के फ्रेश कॉल्स पालवे जी की। बहेती जी, आपने कुछ पिक किया फ्रेश कॉल्स इस समय के लिए 10 के दमदार ट्रेड्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? जी अनुज जी, यूबीएल पे नजर रहनी चाहिए। जिस हिसाब से मूव आया है पूरे सेक्टर में, रैडिको, ग्लोबस और जीएम ब्यूटीज तीनों में अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। यूबीएल भी 1700 का एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसे सरपास करने की पूरी अटेम्प्ट कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाने का सलाह रहेगी। 1690 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 1740 के टारगेट के लिए यूबीएल में पोजीशन बनाने की सलाह है। सेकंड जो ट्रेड स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है VDL। भले चार्ट्स पे उतना अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि 17.5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट हुआ है, बट अगर उसे मैं ऐड कर लेता हूँ तो काफी इंप्रेसिव चार्ट इसमें दिख रहा है। जिससे आपके मूव VDL में आते हुए दिख रहे हैं और जो प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में बहुत इंप्रेसिव है। तो 308 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 320। ये दूसरा वेदांता बोला आपने? 320 का नहीं टारगेट है। नहीं, 300 स्टॉक वेदांता बोला ना आपने? दूसरा स्टॉक जो था, मैं वो नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। वेदांता। हाँ वेदांता, चल ठीक है। तो वेदांता उसका NSE सिंबल एक्चुअली VDL है, तो इसके लिए शायद वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। लेकिन ये कॉल है। अब
दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ते हुए श्रीकांत चौहान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ और अमित सेठ जी भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। श्रीकांत जी आप अपनी ट्रेड्स बताइए इस समय की। गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, हमें लगता है कि इस मार्केट में वापस स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने मिलेगी और स्पेशली उन काउंटर्स में जो इंडेक्स के साथ पैरेलल नहीं है। हमें लगता है कि यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर कोई स्टॉक उठाना है तो हमें लगता है कि मुथूट फाइनेंस इसे लॉन्ग करके चले। इसमें अच्छा खासा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है और अगर इसे हम गोल्ड के प्राइजेस के साथ अगर कोरिलेट करें तो हमें लगता है कि गोल्ड भी आने वाले दिनों में बढ़ते हुए नजर आएगा। तो यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 1160 1180 के लेवल्स दिखा सकता है। तो मुथूट फाइनेंस को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 1070 के करीब का। और साथ ही साथ मुझे लगता है अनुज कि यहाँ पे सीमेंट कंपनीज में काफी अच्छा एक बाइंग अट्रैक्शन बना है और वहां पे वैसे लार्ज कैप कंपनीज में हमने ऑलरेडी काफी बड़ी एक्शन देख ली है। अगर हम कुछ मिड साइज कंपनीज या स्मॉल साइज कंपनीज के ऊपर फोकस करते हैं तो वहां पे हमारे रिटर्न्स काफी अच्छे बन सकते हैं। इंडिया सीमेंट ये एक स्टॉक हमें अच्छा लगता है जो 250 251 के करीब ट्रेड कर रहा है और इसके डबल बॉटम फॉर्मेशन को या इसके कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन को देखें तो लगता है कि ये स्टॉक 265 के लेवल्स दर्ज कर सकता है इन द शॉर्ट टर्म। तो 265 के टारगेट से करंट लेवल से इंडिया सीमेंट को खरीद के चले और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे तकरीबन 244 के करीब का। ठीक है, चलिए तो ये इस समय कॉल सीमेंट में तो खैर हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है। एक सीमेंट में थोड़ा सा व्यू ये भी बन रहा है कि शायद एक प्राइस हाइक भी कंपनियां करने को तैयार हैं और उससे पहले एक मार्केट प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रही है इन सब सीमेंट स्टॉक्स को भी। तो यहाँ पर भी एक फ्रेश ट्रेड आप बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं एक्चुअली इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो मिड कैप इंडेक्स अभी भी ग्रीन में है। पॉली कैप देखिए एक बार जरा। पॉली कैप ने एक फ्रेश मूव दिखाया है इस समय। ये एक स्टॉक इस समय डे हाइज बनाता हुआ। तो देखिए ज़बरदस्त मूव है इनफैक्ट पॉली कैप में। वर्लपूल में मूव आ रहा है, एक वर्लपूल लेकर आइए। बॉश में मूव आ रहा है। ये सब बेसिकली जितने भी आप घर के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं एक्सपेंसिव वाले, उनमें मूव आ रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क एक और स्टॉक है जहाँ पर एक आप इस समय एक मूव देख रहे हैं। और थोड़ा सा बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए अब एसबीआई क्लियरली एक सपोर्ट करता हुआ एसबीआई इस समय एक तेज़ी दिखा रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी वीक है क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो वीक हैं, लेकिन एसबीआई में तेज़ी। और इस समय देखिए मॉर्निंग हाई इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाता हुआ अपने 52 वीक हाई से काफ़ी करीब है एक्चुअली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ टाइम हाई जो है वो भी उसका वही होगा, उसके काफ़ी करीब है। चलिए अमित जी गुड मॉर्निंग, आपकी फ्रेश ट्रेड्स इस समय की। गुड मॉर्निंग अनुज जी। अनुज जी, मेरे को मिड कैप आईटी से मेम्फोसिस अच्छा लग रहा है। मेम्फोसिस एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे हमें मिल रहा है और आज बोलिंजर बैंड्स में देखे तो सेकंड डे है इसका आउटसाइड स्क्वीज पैटर्न, तो कहीं ना कहीं लगता है मोमेंटम इसमें मेंटेन रहेगा। 2161 का इसका प्राइस है, बाय करें। 2120 का स्टॉप लॉस होगा और इसके टारगेट्स लगभग रहेंगे 2250 रुपए के। दूसरा स्टॉक जो मेरे को पसंद आ रहा है डेट इज आईओसी। आईओसी में हमने एक रनअप देखा और पिछले 3 से 4 दिन के में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि सजेस्ट करता है कि ये मूव कंटिन्यू करेगा। करंटली आईओसी का प्राइस है 77 रुपीज का। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 75 का और टारगेट लगभग रहेंगे 81 रुपीज के। चलिए अब एक पॉकेट लेकर आते हैं स्क्रीन पर सिटी गैस प्लेयर्स। स्टार्ट करते हैं गुजरात गैस से। एक बार गुजरात गैस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए और उसको फिर फॉलो करते हैं महानगर गैस से। तो ये गुजरात गैस इस समय करीब करीब 1.5% ऊपर और डेज हाई की ट्रेजेक्ट्री में आता हुआ ये स्टॉक। महानगर गैस दूसरा, ये भी ऑलमोस्ट डेज हाई की टेरिटरी में आता हुआ। आईजीएल थोड़ा पीछे रह गया इन दोनों स्टॉक से। शायद ये भी जागे यहाँ से, ये थोड़ा पीछे है, लेकिन नॉर्मली ये सारे स्टॉक्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो आईजीएल पर भी एक नज़र रखिए। ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय फोकस में। राजेश जी, ये सिटी गैस पे कोई व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर? तो अनुज जी देखिए, गुजरात गैस, आईजीएल, ये सभी स्टॉक्स में हमने देखा है कि पिछले दिनों में अच्छा एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी मिला है। गुजरात गैस के अगर हम सेटअप को डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे डेली सेटअप पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी होते हुए दिखा है। तो यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट जिस तरीके से बने, हमें लगता है अगर ये स्टॉक अब 505 508 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट इसका जो मूव बनना चाहिए वो करीब 535 की तरफ नियर टर्म में आते हुए दिख सकता है। स्टॉक में अब स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो गुजरात गैस यहाँ पे बाय किया जा सकता है 508 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड के टारगेट 530 और 535 तक आते हुए दिख सकते हैं। वहीं आईजीएल को देखें तो एक ये अपने मल्टीपल सप्लाई जोन वीकली चार्ट पे जो कि है इसके ऑलमोस्ट अराउंड 440 के आसपास, उस पे थोड़ा सा जहाँ पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि आईजीएल भी ओवरऑल तो ठीक ही लग रहा है। नियर टर्म के हिसाब से हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर 426 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो सूनर और लेटर 440 के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है।
जो कि इस स्टॉक को 465 470 की तरफ लेके जा सकता है। तो वीकली सेटअप पे स्टॉक प्रॉमिसिंग लग रहा है, बाय किया जा सकता है 426 के स्टॉप लॉस से। ओके ठीक है, तो ये इस समय एक मूव, एक बार स्टॉक लेकर आते हैं बजाज फाइनेंस का, और बजाज फाइनेंस का आज का चार्ट लेकर आते हैं पहले, और उसके बाद उसका 1 महीने का या 2 महीने का एक चार्ट लेकर आते हैं। ये है बजाज फाइनेंस का आज का चार्ट, करीब करीब 1.5% नीचे। अब बजाज फाइनेंस का एक महीने का या 3 महीने का चार्ट और लेकर आते हैं, क्योंकि श्रीकांत इसका एक बार चार्ट देखिए आप, काफ़ी वीकनेस आ रही है इसमें। मतलब कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं, कुछ स्ट्रीट को डर भी है कि कंपटीशन बढ़ेगा अब इनके लिए यहाँ पर। तो ये 1 महीने में करीब करीब 7% गिरा है ये स्टॉक, और नॉर्मली इतना जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है उसको इतना अंडर परफॉर्म नहीं करता जितना इसने पिछले 1 महीने में किया है। कोई व्यू यहाँ पर? बिल्कुल, तो देखिए बजाज फाइनेंस या टाइटन, इन टाइप की जो कंपनीज है जहां पे वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी हाई या तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं, उनमें हमने देखा है कि एक शॉर्ट की पोजीशंस बन रही है या तो फिर हेज की पोजीशन बन रही है। मार्केट एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ ट्रेड कर रहा है, और ये जो करंट रैली है वो टेक्निकल रैली है। तो यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट फॉर्मेशंस वर्क करेंगे, कुछ वो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे जहाँ पे वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव, या तो शायद जिनमें लॉन्ग टर्म स्टोरी इज क्लियरली विजिबल। बट जहाँ पे वैल्यूएशंस एक्सट्रीम है वहां पे हमें लगता है थोड़ी हेज पोजीशंस बनेंगी। और जो इंडेक्स के स्टॉक है, तो बजाज फाइनेंस एक इंडेक्स का स्टॉक है, मुझे लगता है हेज पोजीशंस बन रही है, और शायद ये स्टॉक एक बार 6500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो एक करेक्शन रहेगा, एक ग्रेजुअल करेक्शन रहेगा, लेकिन अगर किसी वजह से अगर मार्केट ने 19,000 के लेवल्स को अगर क्रॉस किया, तब हमें लगता है कि इसमें शॉर्ट कवरिंग बनेगी। तब तक ये स्टॉक अंडर प्रेशर रहना चाहिए। ओके, बजाज फाइनेंस काफ़ी अंडर प्रेशर है। अच्छा, एक और पॉकेट पर नज़र रख लेते हैं, उसके बाद हम फंडामेंटल्स पे कुंज बंसल जी को जोड़ेंगे। बहती जी, एक बार जरा ये ऑटो स्टॉक्स देखिए, सारे के सारे आज प्रेशर में। अब एस्कॉर्ट्स कुबोटा में भी ब्रेकडाउन दिख रहा है। सुबह से बजाज ऑटो वीक था, टीवीएस मोटर भी अब जुड़ गया वीकनेस में, और ये सारे के सारे स्टॉक्स एक्चुअली पहले आउट परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर कोई कॉल बन रहा है क्या? जी, आई थिंक अशोक लेलैंड में एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, जिससे आपका चार्ट स्ट्रक्चर खराब होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने आज 200 डेमा से ही स्लिप किया, उसके ऊपर से ही। हमें लगता है कि अशोक लेलैंड में करंट लेवल पे भी एक शॉर्टिंग की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है, जिससे आपका फॉल है। हमें लगता है कि एक बार ये अपना 200 डेमा जो कि 142 है, शायद उसे टेस्ट कर लेगा। तो 142 के टारगेट के लिए शॉर्टिंग की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 147 का। ठीक है, अशोक लेलैंड में एक सेल बनता है। चलिए, अब कुछ और ट्रेड्स लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन अब थोड़ी सी मार्केट की लंबे समय की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अब इस समय है NICM से कुंज बंसल। कुंज जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट को? एक रिलक्टेंट बुल की तरह से, या फिर एक यहाँ पर लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, थोड़ा सा मार्केट को अगर नीचे आ जाए तो बेटर रहेगा? तो कुछ चीजें नोटिस करने जैसी हैं मार्केट में। एक तो लार्ज कैप इंडाइसेस चले हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, बट एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट बाजार में क्लियरली नहीं रहा है। और जो दिख रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के नॉन पार्टिसिपेशन में, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स के नॉन पार्टिसिपेशन में भी। तो पहली बात तो ये इन टर्म्स ऑफ मार्केट को देखने की। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये रहा है कि ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमी मार्केट मूवमेंट में काफी फर्क रहा है। ग्लोबल मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। खाली आई एम सरप्राइज्ड, और मैं अभी तक कारण नहीं ढूंढ पाया हूं कि नवंबर के महीने में हांगकांग का बाजार HSI कुछ 23 या 25% एक सिंगल महीने में बढ़ा है। क्यों बढ़ा है मुझे पता नहीं, बट एनीवे उसको हम छोड़ दें तो हमारे बाजार ने सेंसेक्स और निफ्टी ने 3% रिटर्न नवंबर में दिया है, जो ग्लोबल मार्केट से इन लाइन फॉर द मंथ है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं है। तो उस हिसाब से, और वापस अगर हम लार्ज कैप इंडाइसेस में भी आए तो इंडेक्स लाइफ हाई पे कल को छोड़ के और पिछले 3-4-5 दिन से चल रहे थे, बट सारा अगेन विद इन लिमिटेड लार्ज कैप में भी ब्रॉडर पार्टिसिपेशन नहीं था। सेक्टर या स्टॉक रोटेशन को लेकर इंडेक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ऑटोमोबाइल ने बिल्कुल इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बैंकिंग ने लिमिटेड वे में किया है, एक दिन FMCG ने सपोर्ट दे दिया, एक दिन ऑयल एंड गैस ने दे दिया। तो इससे मुझे लग रहा है कि ठीक है, थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में जो FII बाइंग आई, और जैसा हम सभी जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी हमेशा एक डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है, स्पेशली थोड़ी ज्यादा क्वांटम में आ जाए तो उसने बाजार को चला दिया है। पर ऐसी बहुत स्ट्रेंथ की ये लाइफ हाई चलता रहेगा और सस्टेन करेगा और आगे भी बढ़ेगा, ऐसा लग नहीं रहा है।
तो मुझे लगता है अब धीरे धीरे ये टॉपिंग आउट जो हुआ है वो हो सकता है और चालू रहे, यहाँ से और फ्रेश हाइज, ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर हमेशा शॉर्ट टर्म में मार्केट जा सकता है, बट एक सस्टेन्ड बेसिस पे वन वे ऊपर चलता रहेगा ऐसा नहीं लगता है। ओके, और वन वे में ऊपर चलता है ऐसा नहीं लग रहा है, और मार्केट अब इस समय डेज लो पर, निफ्टी इस समय वो अपने जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके नीचे ट्रेड कर रहा है 18,742, इवन जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 18,730 उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट लेवल टू वॉच जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आएगा करीब करीब 18,620 पर। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, फिर आईटी में क्या व्यू बन रहा है आपका कुंजू? क्योंकि आईटी में एक काफ़ी पिछले दिनों में स्ट्रेंथ आई है, और एक क्लियरली एक यूएस मार्केट से भी एक व्यू बना है, एक नैस्डैक ने भी अच्छा खासा मूव दिखाया है, एक लग रहा है कि बॉन्ड यील्ड्स भी टॉप आउट हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट साइकिल थोड़ी पीक आउट हो रही है। तो यहाँ पर आईटी में इस समय आप बाइंग करेंगे क्या, और अगर करेंगे तो कहाँ करेंगे, लार्ज कैप में या मिड कैप में? जी, तो हमेशा से कुछ चीजें होती हैं, तो सबसे पहले तो व्यू पॉजिटिव है, पर मैं उसको मैंने मतलब समरी बता दी है, पर मैं थोड़ा सा एक दो फैक्टर्स की बात करते हुए आता हूं कि एक तो किसी भी सेक्टर या स्टॉक का व्यू मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हमको हमेशा देखना पड़ता है। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि मार्केट लार्ज कैप टर्म्स में स्पेशली लाइफ हाई पे जा रहा था, बट एट द सेम टाइम हम 13 महीने का कॉन्टेक्स्ट लें तो अक्टूबर 2021 में 18,500 का निफ्टी था, और आज हम दिसंबर 2022 में मोर और लेस वहीं पे हैं। तो 13 महीने में बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर, अगर हम रीसेंट शॉर्ट टर्म मूवमेंट की भी बात करें तो सितंबर में जो लो था वहां से करीब करीब 8% बाजार ऊपर मूव हो गया है। अब ये इन दो पर्सपेक्टिव में बाजार बढ़ा है कि 13 महीने में कोई रिटर्न नहीं है, बट 2 महीने में 10% रिटर्न स्पेशली लार्ज कैप का हो गया है। तो ऐसे में ये होता है कि फिर बाजार या जो इंक्रीमेंटल पैसा बाजार में आता है, नया पैसा आता है, वो नॉन पार्टिसिपेटेड सेक्टर्स को जिनमें फंडामेंटल कंफर्ट है ढूंढता है। उसमें आईटी सेक्टर का पार्टिसिपेशन पिछले कुछ दिन से देखने को मिला है। जैसा मैंने कहा, फंडामेंटल्स में सितंबर क्वार्टर के नंबर्स तक कुछ कंसर्न था कि एम्प्लॉइज कॉस्ट बढ़ रही है, एट्रिशन हाई है। अभी भी कहीं ना कहीं कंसर्न है कि क्या ग्रोथ रेट्स और कम हो जाएंगे, कुछ कम तो हुए ही है। तो अब धीरे धीरे कहीं बाजार में ये फीलिंग आ रही है कि एक बैलेंस आ गया था थोड़े दिन पहले और अभी भी बिटवीन दी करेक्शन, जो पीक से इंडिविजुअल स्टॉक्स में और इंडेक्स में भी 25 से 40% अच्छे स्टॉक्स में भी हो गए थे। जो कंसर्न थे ग्रोथ कम होने के, वो उसमें बिल्ड इन हो गए हैं, और यहां से कंसर्न कम हो जाएंगे जाने वाले टाइम में। और जैसा मैंने कहा, मार्केट में नया पैसा ढूंढ रहा था कि कौन से सेक्टर है जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो और अब इसमें जो आपने फैक्टर जोड़े कि इस महीने में हमारा आरबीआई का पॉलिसी का भी डिसीजन नोन होगा, यूएस फेड का भी आने वाले टाइम में नोन होगा, यील्ड्स थोड़ा बहुत करेक्ट होना शुरू हुई है। तो इन सब को पर्सपेक्टिव में रखते हुए जो अभी रिसेंट पिछले 2-3 दिन में 4 दिन में कुछ रैली हो गई है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि अच्छा यहाँ से मीडियम टर्म व्यू लेते हैं 6 महीने से साल भर का, तो आईटी सेक्टर में अच्छा रिटर्न बन सकता है। जो आपने प्रश्न पूछा कहाँ लेंगे, तो मुझे लगता है लार्ज कैप मिड कैप जब सेक्टर चलता है तो सभी चलते हैं, पर मिड कैप में वैल्यूएशंस का कंफर्ट ज्यादा है। हालांकि उनके फाइनेंशियल्स भी लार्ज कैप से उस हिसाब से बैलेंस थोड़े से कम है मार्जिन टर्म्स में, पर फिर भी और पार्टिसिपेशन ज्यादा आएगा। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करना चाहें तो कोफोर्ज, जब हालांकि सारे ही स्टॉक अच्छे हैं और अच्छे चल रहे हैं, बट कोफोर्ज एक स्टॉक है डिस्क्लोजर की मेरे पर्सनल होल्डिंग में है, मुझे लगता है वो एक यहाँ से अच्छा रिटर्न मिड कैप में अभी भी आईटी में दे सकता है। ओके, कोफोर्ज में अच्छा रिटर्न आ सकता है। अच्छा, आज थोड़ी सी मिड कैप प्राइवेट बैंकों में बाइंग लौट रही है। हमने बात की थी बंधन बैंक की, एक उसके अलावा एक स्टॉक और लेकर आई है सिटी यूनियन बैंक। इस समय ये सिटी यूनियन बैंक भी इस समय एक अच्छा खासा आपको मूव दिखाएगा। ये दोनों स्टॉक एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके बाद उस पर बात करेंगे। ये सिटी यूनियन बैंक देखिए इस समय डेज हाई पर करीब करीब 2% ऊपर। कुंज, इन स्टॉक्स पर कोई व्यू, कोई प्रिफर्ड पिक्स मिड कैप बैंक्स में? पहले प्राइवेट बैंकों की बात करते हैं, उसके बाद पीएसयू बैंकों की बात करेंगे। जी, तो पहली बात तो वही जो हम अभी आईटी के लिए बात कर रहे थे कि जब बाजार चलने लगता है ऊपर भी या नीचे भी, इस करंट कॉन्टेक्स्ट में ऊपर चल रहा है, तो फिर धीरे धीरे नॉन पार्टिसिपेटेड सेक्टर्स और स्टॉक्स को ढूंढता है। तो मुझे लगता है वहां पे ये स्टॉक्स, स्पेशली बंधन बैंक उस कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम अगर फंडामेंटल्स की बात करें या फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें, मोर स्पेसिफिकली सितंबर क्वार्टर जो अभी रिसेंटली गया है उसकी बात करें, तो बंधन बैंक के नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और न सिर्फ सितंबर क्वार्टर में, मेरे ख्याल से पिछले 4-5-6 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली नंबर्स में इशू आ रहा है, क्वालिटी एनपीए को, एसेट क्वालिटी को लेके, कलेक्शन एफिशिएंसी को लेके और डिसबर्समेंट को लेके भी।
तो ये एक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म टेक्निकल मोर ऑफ काफी गिर गया था स्टॉक, पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा था, तो बाजार चला है, तो पार्टिसिपेशन की स्टोरी है। वहां से अगर हम मूव करें, जैसा आपने कहा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, और 1 मिनट के लिए हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, करीब करीब सभी ने अच्छे नंबर्स दिए हैं। सो दिस इज द अदर कॉन्ट्रास्ट की एक तरफ बंधन बैंक ने बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं दिए, पर सितंबर क्वार्टर में करीब करीब सभी बैंकों के अच्छे नंबर दिए। तो सिंस आपने सिटी यूनियन बैंक का रेफरेंस दिया, तो अच्छे नंबर्स दिए हैं। और हिस्टोरिकली भी ठीक है, कोविड क्वार्टर जब 1-2 थे तो सभी में प्रेशर आया था, फिर धीरे धीरे सबने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, किसी ने डिसबर्समेंट ग्रोथ पे फोकस किया, किसी ने एसेट क्वालिटी पे फोकस किया, किसी ने मिक्स फोकस किया, किसी ने मार्जिन पे फोकस किया, पर धीरे धीरे सभी ने नंबर्स इंप्रूव किए हैं। सिटी यूनियन बैंक विद इन ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर अगर हम लॉन्ग टर्म पे लेते हैं तो रहा है, और इसलिए इसका वैल्यूएशन भी एक नॉच बाकी सारे ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक से हमेशा से ऊपर चलता है। पर मुझे लगता है फिर भी वो एक बेटर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पिक है। बंधन बैंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपने अपने हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस से स्टॉप लॉस के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए तो ये इस समय कॉल सिटी यूनियन बैंक पर इस समय थोड़ा सा एक मूव अब हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं इन पर भी थोड़ा IEX जैसे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर कोई व्यू कुछ? तो ये कंपनीज हमेशा से मोर ऑफ एन्युइटी ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल रहा है, और उसका एक्सटेंशन, या मैं हमारे दर्शकों के लिए एक आम भाषा में बात करूं तो इनमें ग्रोथ बहुत एग्रेसिव देखने को मिले, ऐसा एक चेंज ऑफ फेज ऑफ मार्केट में होता है। तो चेंज ऑफ फेज ऑफ मार्केट से मेरा मतलब ये है कि हम 2020 से 21 में जब गए थे तो सडनली वॉल्यूम्स बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ गए थे। तो उसमें एन्युइटी मेरी बेस्ड बिजनेसेस, एक्सचेंजेस स्पेशली जो दूसरे भी लिस्टेड हैं या डिपॉजिटरीज लिस्टेड हैं, उनको काफी फायदा हुआ था, ग्रोथ रेट बढ़ गई थी। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म इनकी ग्रोथ रेट मुझे लगता है सिंगल डिजिट में रहने वाली है। पर एन्युइटी का अगेन मतलब ये है कि बहुत कैश जनरेटिंग बिजनेसेस हैं, री इन्वेस्टमेंट के लिए इनको बहुत ज्यादा कैश की जरूरत नहीं है, तो एज अ रिजल्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो हमेशा हाई रहेगा। डिविडेंड यील्ड हाई नहीं रह सकता है, वो शेयर प्राइस पे डिपेंड करेगा, बट डिविडेंड पे आउट रेशियो हमेशा रहेगा। पर क्योंकि ग्रोथ सिंगल डिजिट के आसपास रहेगी, तो एक सस्टेन्ड बेसिस पे बाजार को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करें ऐसा नहीं है। IEX की जो आपने बात की स्पेसिफिकली, उसमें अभी बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है, तो उसकी वजह से काफी थोड़ा, और उसके पहले स्टॉक काफी गिर भी गया था, तो वैल्यूएशन एक सर्टेन लेवल पे तो अट्रैक्टिव हो ही जाते हैं, तो उसकी वजह से वो चला है। बट एक सस्टेन्ड बेसिस पे अच्छा रिटर्न एन्युइटी बेस्ड कंपनीज मार्केट आउट परफॉर्मिंग रिटर्न शेयर मार्केट प्राइस के टर्म्स में दे देंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये है IEX पर व्यू। अच्छा, एक आपकी तरफ से कोई अपने प्रेफर्ड पिक्स कुंज, कोई 2-3 स्टॉक आइडियाज? जी हाँ, तो जैसा हम बात कर रहे थे कि लार्ज कैप चला है, उसमें भी सेक्टोरल रोटेशन हुआ है, और मिड कैप नहीं चला है, तो मैं एक लार्ज और एक मिड कैप में आइडिया दे दूं तो हालांकि अभी ऑटो में थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट सा दिख रहा है, पर फिर भी पैसेंजर व्हीकल के नंबर हमने ये इस नवंबर महीने के भी आए हैं, वो देखे हैं, तो अच्छे नंबर्स आए हैं। और मारुति जो है करीब करीब 10% करेक्ट हो गया है। जो सितंबर क्वार्टर का नंबर आया था, बहुत अच्छा नंबर आया था, मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखे थे, और उसके बाद स्टॉक 52 वीक हाई पे गया था, वहां से 10% करेक्ट हो गया है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल लेने की जरूरत है, दिसंबर में भी नंबर्स अच्छे आएंगे, और क्योंकि मेटल प्राइसेस इन जनरल कमोडिटी प्राइसेस का करेक्शन चालू रहा है, तो मार्जिन सितंबर क्वार्टर से सीक्वेंशियली हो सकता है और इंप्रूव दिख जाए, तो उस टाइम में सडनली हमें देखेंगे कि मार्केट का इंटरेस्ट वापस आ गया है, तो एक ऐसा स्टॉक हम ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक मिड कैप की तरफ आते हुए और सेक्टर भी चेंज करते हुए लॉजिस्टिक्स में मुझे लगता है TCI एक्सप्रेस एक कंपनी है जो कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर्स दे रही है और धीरे धीरे परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट दिखा रही है। बिजनेस सिनेरियो इंप्रूव हो रहा है, उस वजह से टॉप लाइन में भी ग्रोथ हो रही है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए हैं वेयर हाउसेज वगैरह बनाने में, ऑटोमेशन में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी वजह से मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, आने वाले टाइम में और इंप्रूव होंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो करंट मार्केट के पर्सपेक्टिव में, जैसा मैंने कहा कि लार्ज कैप चला है पर सेक्टोरल रोटेशन हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चले हैं, सितंबर क्वार्टर के नंबर के बाद स्टॉक्स इन जनरल करेक्ट हुए हैं, तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए। तो इन सब फैक्टर्स को बैलेंस में रखते हुए ऐसे स्टॉक्स मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए। चलिए कुंज, शुक्रिया आपका ये सारी बात करने के लिए और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर अपना व्यू रखने के लिए। और शो खत्म करें इससे पहले एक जरा मार्केट का एक रुख लेते हैं, और एक स्टॉक लेकर आइए पहले, आदित्य बिरला कैपिटल।
एक बार जरा एक इंट्राडे में उसका मूव लेकर आइए, एक ज़बरदस्त मूव। ये 2 दिन पहले भी ये स्टॉक हमने स्पॉट किया था, यहाँ पर एक मूव आया था। अभी देखिए एफएनओ का स्टॉक और इस समय एकदम से टॉप गेनर बन गया एफएनओ का। 1 घंटे पहले तक इसमें कोई मूव नहीं था, अभी एकदम से ये मूव आया और ये एक फ्रेश आपको इस समय एक मूव दिखा रहा है। एक श्रीकांत से एक चेक ले लेते हैं इस पर। श्रीकांत, एक बार जरा इस पर एक टेक चेक देंगे आदित्य बिरला कैपिटल पर। बिल्कुल। तो अनुज देखिए यहाँ पे एक काफी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बड़े कंसोलिडेशन के बाद का बड़ा ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि ये जो करंट ब्रेकआउट है वो और कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा और शायद फ्यूचर में हमें 200 रुपए के दाम भी देखने मिलेंगे। आज के दिन में वैसे अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा हुआ है और प्राइस एक्शन भी है। तो लगता है कि ग्रेजुअली इट इज हेडिंग फॉर 200। एक पुल बैक रैली है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली है और कोई भी करेक्शन अगर आता है 145 144 के करीब तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, चलिए श्रीकांत और अमित, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए 10 के दमदार ट्रेड्स में। शो खत्म करने का टाइम आ रहा है और एक बार जरा देख लीजिए निफ्टी डेज लो, मिड कैप इंडेक्स डेज हाई। एक ये जो हमारी थीम है लगातार पिछले 3-4 दिन से कि अब आप मार्केट में इस तरीके का एक मूव देखेंगे जिसमें लार्ज कैप थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, सेक्टर रोटेशन होगा और उसके बीच में मिड कैप्स एक आपको मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वो कंटिन्यू है। और उस थीम को अब आगे बढ़ाने के लिए नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी, हम कल भी चर्चा कर रहे थे इसके कि अब दिसंबर का महीना मिड और स्मॉल कैप्स का होगा और उसी की तैयारी कर रहा है बाजार, उसी की तैयारी कर रहा है। और जो ये लार्ज कैप में थोड़ा मुझे लगता है सेकंड हाफ में इसमें भी रिकवरी आनी चाहिए। इवेंट वीकेंड में सिर्फ वही क्रूड वाला ही है कि उसमें क्या होता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा कि मार्केट एकदम निराश हो जाए। तो हम लोग तो सुबह कह ही रहे थे आप लोगों से कि आप इसमें नज़र बनाए रखिए और बड़े स्टॉक्स में डेफिनेटली प्रेशर है। तो चलिए देखते हैं क्या दिन कैसे पैन आउट होता है। और वीकेंड है इस वजह से थोड़ा सा लोग और सोच रहे होंगे कि पोजीशन हल्की करके जाए, लेकिन आपके बहुत सारे सवाल होंगे, सबका जवाब दिया जाएगा अगले शो में जिसका नाम है ट्रेडर्स हॉटलाइन। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।